दोस्तों, रहस्यों से घिरा एक गांव कालाकुटी जहां फैली है एक विशाल कोयले की खदान। लेकिन ये खदान अब डर और दहशत का दूसरा नाम बन चुकी है। वजह है एक के बाद एक हो रही रहस्यमयी मौतें। गांव के लोग मानते हैं कि ये सब किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा का बदला है, जो खदान में काम करने वालों की जान ले रही है। इसी बीच गांव में एक नए पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। उसे इस अजीबोगरीब मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मिलती है। वो इन भूत प्रेत वाली कहानियों को महज अंधविश्वास मानता है, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों के सामने ऐसे हादसे होते हैं जिन्हें तर्क और विज्ञान से समझाना नामुमकिन है। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, वैसे वैसे वो रहस्यों के और भी गहरे जाल में फंसता चला जाता है। तो आखिर क्या सच में खदान की गहराई में कोई अतृप्त आत्मा छुपी है, या फिर इसके पीछे छिपी है किसी की खतरनाक साजिश? चलिए इसी सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं आज के इस एक्सप्लेनेशन में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत में हम वीर को देखते हैं, जो हाल ही में कालाकुटी गांव में ट्रांसफर होकर आया है। तभी गांव पहुंचते ही उसके साथ एक डरावनी घटना हो जाती है। रात में गांव के रास्ते से जाते समय अचानक एक औरत उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और औरत को देखकर ड्राइवर डर से गाड़ी रोक देता है। वीर गाड़ी से उतरने लगता है, लेकिन ड्राइवर उसे मना करता है। वीर ड्राइवर की बात नहीं सुनता और गाड़ी से उतरकर उस औरत के पास जाने लगता है। ये औरत बार बार भद्रा नाम के एक व्यक्ति को पुकार रही थी। जैसे ही वीर इस औरत के करीब पहुंचता है, अचानक वो गायब हो जाती है और वीर ड्राइवर से उस औरत के बारे में पूछता है। तो ड्राइवर बताता है कि उस औरत का नाम दानिबा है। कई साल पहले दानिबा को गांव से निकाल दिया गया था। तब से दानिबा यहाँ वहाँ घूमती रहती है। इसके बाद वीर भद्रा के बारे में पूछता है। ड्राइवर घबराकर बोलता है कि भद्रा का नाम भी मत लेना, इस गांव में कोई भी भद्रा का नाम नहीं लेता। ड्राइवर बताता है कि ये कालाकुटी गांव कोयले की खदान के चारों ओर बसा है। गांव के लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन ये कोयले की खदान है। इस खदान की देखरेख का काम दानिबा का बेटा राका करता है। राका बहुत ही खतरनाक आदमी था। राका के लिए किसी भी समस्या का एकमात्र समाधान मौत थी। अगर खदान के अंदर कोई भी परेशानी खड़ी करता था तो राका उस व्यक्ति को दुनिया से ही हटा देता था। आज तक अनगिनत लोगों की मौत उसके हाथों हुई है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत न होने के कारण पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पाई। ये कोयला खदान कई हिस्सों में बटी हुई है। इसमें सबसे खतरनाक 9 नंबर की खदान है, क्योंकि 9 नंबर की खदान में ही भद्रा नाम के व्यक्ति की आत्मा रहती है। एक रात राका अपने दोस्त के साथ 9 नंबर की खदान में बैठकर बात कर रहा था। राका ने देवेश नाम के एक मजदूर को शराब लाने के लिए कहा। 9 नंबर की खदान में आसानी से कोई नहीं जाना चाहता था, लेकिन राका का आदेश सभी को मानना पड़ता था। इसलिए देवेश डरते डरते 9 नंबर की खदान में चला गया। यहाँ देवेश बताता है कि थोड़ी देर में राका की माँ दानिबा उसके लिए खाना लेकर आएगी। फिर देवेश राका से पूछता है कि क्या इस तरह मौत के मुंह में बैठकर बात करना बहुत जरूरी है। राका कहता है कि भद्रा से इतना डरने की क्या जरूरत है। देवेश कहता है कि इस तरह भद्रा का नाम मत लो, अगर एक बार भद्रा आ गया तो बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। राका कहता है कि जो जिंदा रहते मेरा कुछ नहीं कर सका, वो मरने के बाद क्या करेगा। आज रात ही मैं भद्रा की कहानी खत्म करूंगा। ये कहकर राका अपने दोस्त और देवेश को लेकर खदान की गहराई में चला जाता है। राका और उसका दोस्त जोर जोर से भद्रा का नाम लेकर बुलाते हैं और ठहाके लगाकर हंसते हैं। उसी समय अचानक खदान के अंदर से सफेद धुआं निकलने लगता है। धुएं की आड़ में एक काली छाया खड़ी थी। छाया को देखकर देवेश कहता है, भद्रा आ गया। अब आगे वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही भद्रा उन पर हमला कर देता है। अचानक देवेश के मुंह से सफेद झाग निकलने लगते हैं और तुरंत ही देवेश की मौत हो जाती है। कुछ ही देर में राका के दोस्त के साथ भी ऐसा ही होता है और वो भी मर जाता है। अब राका डर के मारे भागने लगता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। भद्रा उसे भी पकड़ लेता है। राका के मुंह से भी झाग निकलने लगता है और वो कोयला ले जाने के लिए रखे एक बॉक्स के अंदर गिर जाता है। उसी समय राका की माँ दानिबा वहाँ खाना लेकर पहुँचती है। राका की ये हालत देखकर दानिबा चौंक जाती है। राका तब भी जिंदा था। मरने से पहले वो भद्रा का नाम लेता है। अब राका की मौत के बाद से दानिबा ने काला जादू करना शुरू कर दिया था। इस वजह से गांव के लोगों ने दानिबा को गांव से बाहर निकाल दिया था। अब सब कुछ सुनकर वीर कहता है कि ये काला जादू और भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इन अंधविश्वासों की वजह से ही इस गांव की कोई तरक्की नहीं हो रही। अब अगले दिन सुबह गांव के प्रमुख सुधीर वीर से मिलने आते हैं। सुधीर वीर का स्वागत करते हैं, क्योंकि वो गांव में नया आया है। सुधीर के साथ उसकी बेटी दिया और नुपुर नाम की एक और लड़की भी वीर से मिलने आई थी। सुधीर वीर का परिचय उन सबसे करवाता है। नुपुर खाना पहुंचाने का काम करती है। वो कोयला खदान से लेकर पुलिस स्टेशन तक सब जगह खाना पहुंचाती है। वो वीर के लिए भी खाना लेकर आई थी। अगले सीन में हम कोयला खदान के ठेकेदार बाटोवाल को देखते हैं।
आज बाटोवाल के छोटे बेटे हर्ष का जन्मदिन होता है। इस मौके पर पूरा घर सजाया गया था। घर सजाने से लेकर जन्मदिन की सारी तैयारियां आंचल नाम की एक लड़की संभाल रही थी। आंचल के माता पिता नहीं हैं, इसलिए बाटोवाल उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। हर्ष के अलावा बाटोवाल के 2 और बच्चे हैं। बेटे का नाम सिद्ध और बेटी का नाम दीपा। अब सुबह सुबह बाटोवाल अपने बड़े बेटे सिद्ध को लेकर कोयला खदान के काम के लिए निकल पड़ता है। कोयला खदान पहुंचने पर उसकी मुलाकात महिपाल नाम के एक व्यक्ति से होती है। बाटोवाल उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। दरअसल बाटोवाल को महिपाल से बहुत सारे पैसे लेने थे। पैसे वापस करने के डर से महिपाल हमेशा बाटोवाल से बचता था। इसलिए आज महिपाल को सामने देखकर बाटोवाल उसे पैसे वापस मांगता है। महिपाल कहता है कि मेरा भाई सारे पैसे लेकर भाग गया है, इसलिए मैं आपके पैसे वापस नहीं दे सकता। महिपाल की बातें सुनकर सिद्ध महिपाल का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर पैसे वापस करने की हैसियत नहीं थी तो उधार क्यों लिया था। महिपाल सिद्ध का हाथ हटाकर कहता है, तुझे मेरी हैसियत के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। इसके बाद महिपाल बाटोवाल से कहता है कि आज रात ही मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। बाटोवाल और झगड़ा नहीं करता और सिद्ध को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बाटोवाल कोयला खदान के मैनेजर के पास जाता है। पिछले महीने बाटोवाल ने खदान में 18 मजदूरों को काम पर लगाया था, जिनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ था। यहाँ बाटोवाल वही पेमेंट मांगता है तो मैनेजर तुरंत एक चेक दे देता है, लेकिन चेक में पैसे कम थे। इसलिए बाटोवाल इस पेमेंट के बारे में खदान के मालिक अन्ना से बात करना चाहता था। इधर जब वीर पुलिस स्टेशन में आता है तो सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा और कांस्टेबल कीकू उसका स्वागत करते हैं। प्रज्ञा इस बात से थोड़ी परेशान थी कि नया ऑफिसर कैसा होगा। इसी बीच महिपाल प्रज्ञा से मिलने आता है। असल में महिपाल प्रज्ञा का मंगेतर होता है। महिपाल को देखकर प्रज्ञा चिढ़कर कहती है, तुम आज यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें बताया था कि आज सीनियर ऑफिसर ज्वाइन करेंगे। महिपाल गुस्से में कहता है, देखता हूँ कहाँ का सीनियर ऑफिसर आया है। महिपाल की बात सुनकर वीर अंदर से बाहर आता है। वीर महिपाल और प्रज्ञा दोनों को डांटता है और कहता है कि ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। प्रज्ञा महिपाल को तुरंत पुलिस स्टेशन से चले जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम कोयला खदान के सुपरवाइजर बिरजू को देखते हैं। बिरजू और आंचल एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज बाटोवाल के घर पर जन्मदिन की पार्टी होती है और आंचल बिरजू को भी पार्टी में आने का न्योता देती है। वहीं अगले सीन में हम नुपुर के पिता घानिया को देखते हैं। पूरे दिन खाना पहुँचाने का काम खत्म करने के बाद नुपुर जब घर लौटती है तो देखती है कि उसके पिता शराब के लिए पैसे ढूंढ रहे हैं। ये देखकर नुपुर अपने पिता से कहती है, घर में कोई पैसे नहीं है, मैं दिन भर मेहनत करके पैसे कमाती हूँ और रात होते ही आप उन पैसों को शराब पर उड़ा देते हो। मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? क्या मैं भी आपकी तरह शराब पीकर पेट भरूंगी? नुपुर की बात सुनकर घानिया गुस्से में आकर नुपुर को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। उसी समय प्रज्ञा आ जाती है। प्रज्ञा को देखकर घानिया रुक जाता है और कहता है कि कितने दिनों तक पुलिस दोस्त के दम पर उड़ती रहेगी? एक दिन मैं तेरे पंख जरूर काटूंगा। यहाँ प्रज्ञा से अकेले में बात करने के लिए नुपुर घानिया को कुछ पैसे देकर विदा कर देती है। असल में नुपुर और प्रज्ञा अच्छी दोस्त होती हैं। दोनों एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें शेयर करती रहती हैं। प्रज्ञा को उदास देखकर नुपुर पूछती है, क्या महिपाल के साथ फिर से कुछ हुआ है? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? प्रज्ञा कहती है, वो मेरा मंगेतर है, वो मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करे मैं चाहकर भी उसे नहीं छोड़ सकती। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसके बाद नुपुर प्रज्ञा का मूड ठीक करने के लिए बात बदलते हुए कहती है कि सुना है पुलिस स्टेशन में नया ऑफिसर आया है, वो दिखने में कैसा है? प्रज्ञा कहती है, बहुत हैंडसम है। नुपुर हंसकर कहती है, तो फिर उसे इम्प्रेस करना होगा। कल मैं तुम्हारे गिफ्ट किए हुए दुपट्टे को पहनकर उसे खाना देने जाऊंगी। इन बातों पर दोनों मजाक करने लगती हैं। दूसरी तरफ आंचल और बिरजू जन्मदिन की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। उस समय आंचल बिरजू से कहती है, आज मैंने बाटोवाल का घर बहुत अच्छे से सजाया है, तुम्हारे जन्मदिन पर मैं इससे भी ज्यादा अच्छे से सजाऊंगी। बिरजू अफसोस के साथ कहता है, मेरा तो जन्मदिन ही नहीं है। तब आंचल कहती है, जिस दिन मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई थी उसी दिन को मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाकर मनाऊंगी। वहीं बाटोवाल के बेटे के जन्मदिन को लेकर आंचल और बाटोवाल का परिवार बहुत ही एक्साइटेड था। लेकिन तभी अचानक ही बाटोवाल के परिवार के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अगले दिन सुबह वीर के पास खबर आती है कि बाटोवाल के पूरे परिवार की मौत हो गई है। बाटोवाल और उसके बड़े बेटे सिद्ध की लाश 9 नंबर की खदान में मिली है। वीर तुरंत वहां पहुंचता है। वहां घानिया और महिपाल भी मौजूद थे। लाशें देखकर घानिया नशे में कहता है, ये भद्रा का काम है, कल रात मैंने भद्रा को देखा था,
घानिया की बात सुनकर महिपाल पीछे से हंसकर चला जाता है। दूर से दानीबा सब कुछ देख रही थी। बाटोवाल और उसके परिवार की मौत के बारे में बात करने के लिए वीर बिरजू और आंचल को पुलिस स्टेशन बुलाता है, क्योंकि पिछली रात बिरजू और आंचल ने ही प्रज्ञा को उनकी मौत की खबर दी थी। वीर उनसे पूछता है कि पिछली रात क्या हुआ था। बिरजू और आंचल बताते हैं कि पिछली रात वो बाटोवाल के घर पर हर्ष का जन्मदिन मना रहे थे। बाटोवाल और सिद्ध तब तक घर नहीं लौटे थे। बहुत देर हो जाने पर भी जब वो खदान से वापस नहीं आए तो बाटोवाल की पत्नी बहुत परेशान हो गई। इसलिए बाटोवाल की पत्नी बिरजू और आंचल को लेकर उन्हें ढूंढने के लिए कोयले की खदान जाती है। वहाँ पहुँचने पर वो बाटोवाल और सिद्ध की लाश को देखते हैं। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही अचानक खदान के अंदर से एक काली छाया बाहर आती है। काली छाया को देखकर बिरजू आंचल को लेकर वहाँ से भाग जाता है। आंचल रोते हुए वीर से कहती है, मेरी माँ की मौत के बाद बाटोवाल ने मेरा बहुत ख्याल रखा। बाटोवाल की कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सब कुछ सुनकर वीर कहता है, बाटोवाल की बेटी दीपा तो घर पर थी, उसकी मौत कैसे हुई? दीपा की मौत की बात सुनकर आंचल घबरा जाती है। वो नहीं जानती थी कि दीपा की भी मौत हो गई है। तभी अचानक आंचल को हर्ष की याद आती है। आंचल पूछती है कि हर्ष कहाँ है? वीर कहता है कि हर्ष का पता नहीं चल रहा। ये सुनकर आंचल और ज्यादा रोने लगती है। बिरजू आंचल को तसल्ली देते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, हर्ष जरूर जिंदा होगा, हम उसे जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। प्रज्ञा वीर से कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके हर्ष को ढूंढना चाहिए। अगर सच में ये हत्याएं भद्रा ने की हैं, तो हर्ष की जान खतरे में है। वीर गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब भूत कर रहा है? प्रज्ञा कहती है, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। नुपुर के पिता घानिया ने अपनी आंखों से भद्रा को देखा है। वीर गुस्से में कहता है, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। आत्माओं के पीछे भागना बंद करो और असली अपराधी को ढूंढने की कोशिश करो। ये कहकर वीर पुलिस स्टेशन से बाहर चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद महिपाल प्रज्ञा से मिलने आता है। महिपाल प्रज्ञा से बाटोवाल केस के बारे में पूछता है। प्रज्ञा कहती है, आम लोगों को केस के बारे में बताने का कोई नियम नहीं है। ये सुनकर महिपाल प्रज्ञा का मुंह दबाकर कहता है, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं तेरा होने वाला पति हूँ, मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी मत कर। प्रज्ञा कहती है, कल मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम नहीं मिले थे। कल रात तुम कहाँ थे? तुम्हारी बाटोवाल से दुश्मनी चल रही थी ना? महिपाल कहता है, क्या तू मुझ पर शक कर रही है? ज्यादा बदतमीजी की तो पुलिस की नौकरी छुड़वाकर तुझे घर पर बैठा दूंगा। याद नहीं घानिया ने क्या कहा था? ये सब कुछ भद्रा ने किया है और यही सच है। इधर वीर बाटोवाल के परिवार के कत्ल के बारे में बात करने के लिए गांव के प्रमुख सुधीर के पास जाता है। सुधीर से बाटोवाल के बारे में पूछने पर वो कहता है, बाटोवाल बहुत ही अच्छा आदमी था, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि बहुत से लोगों को कोयला खदान में नौकरी दी। तभी सुधीर की बेटी दिया आकर बताती है कि कोयला खदान का मैनेजर सुधीर से मिलने आया है। सुधीर मैनेजर से बात करना चाहता था। उसी समय दिया वीर से कहती है, अगर आपको बाटोवाल के बारे में ठीक से जानना है तो बाटोवाल के दोस्त अन्ना से मिलिए, वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। दूसरी तरफ प्रज्ञा बाटोवाल के कत्ल के बारे में बात करने के लिए घानिया के पास जाती है। प्रज्ञा उससे उस रात के बारे में पूछती है तो घानिया कहता है, ये सब बताकर मेरा क्या फायदा? प्रज्ञा कहती है, मैं चाहूँ तो आपको बाटोवाल के कत्ल के केस में जेल भेज सकती हूँ। अगर आप उस रात की सारी बातें सच सच बताएंगे तो मैं आपको जेल नहीं भेजूंगी, यही आपका फायदा है। अब घानिया बताता है कि उस रात नुपुर से पैसे लेने के बाद वो शराब खरीदने गया था। उस समय शराब की दुकान बंद थी, इसलिए घानिया दुकान का दरवाजा खटखटाने लगता है। उसी समय वो शराब की दुकान के बगल से भद्रा को पैदल जाते हुए देखता है। प्रज्ञा पूछती है कि भद्रा बाटोवाल के घर से खदान की तरफ जा रहा था या खदान से बाटोवाल के घर की तरफ? घानिया बताता है कि उसने भद्रा को खदान से बाटोवाल के घर की तरफ जाते हुए देखा था। जब प्रज्ञा नुपुर के घर पर घानिया से पूछताछ कर रही थी, उसी समय नुपुर महिपाल के घर पर थी। नुपुर बहुत पहले से ही महिपाल को पसंद करती है और उन दोनों के बीच में एक नाजायज संबंध भी था, जिसके बारे में प्रज्ञा को कुछ पता नहीं होता। प्रज्ञा की नजरों से बचकर वो दोनों अक्सर साथ में समय बिताया करते थे। जहाँ प्रज्ञा नुपुर को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती है, वहीं नुपुर दिन ब दिन प्रज्ञा को धोखा दे रही थी। खैर, प्रज्ञा रात में जांच के लिए उसी शराब की दुकान के पास जाती है। आसपास के इलाके को अच्छे से जांचने पर प्रज्ञा को वहां एक सीसीटीवी कैमरा दिखता है। दूसरी तरफ वीर दिया की बात मानकर अन्ना से मिलने का फैसला करता है। जंगल के रास्ते से जाते समय अचानक एक जगह पर वीर की बाइक बंद हो जाती है। वीर बहुत कोशिश करता है पर वो उसे चालू नहीं कर पाता। उसी समय जंगल की आड़ से कोई वीर को बाबा कहकर पुकारता है। वीर पीछे मुड़
मुड़कर देखता है तो उसे अपना बेटा नजर आता है। वीर अपने बेटे के पास जाने लगता है कि तभी वो भागकर खाई से नीचे कूद जाता है। नीचे एक बड़ा सा नाला था। वीर बेटे के पीछे जाता है लेकिन उसे पानी में कोई नहीं दिखता, क्योंकि ये वीर का हेलुसिनेशन था। वीर का बेटा कुछ समय पहले ही मर गया था। जब वीर को होश आता है तो वो वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ रखे एक पत्थर से ठोकर खाकर वो नाले में गिर जाता है। पानी के नीचे आंख खोलते ही वीर एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ अनगिनत लाशें थी। लाशों को बड़े बड़े पत्थरों से बांधकर रखा गया था। इसी वजह से वो पानी के ऊपर नहीं आ पा रही थी और पानी के नीचे ही तैर रही थी। वीर के पैर से टकराकर कुछ पत्थर हट जाते हैं, जिससे पत्थरों से बंधी हुई लाशें पानी के ऊपर आ जाती हैं। वीर जल्दी से पानी से बाहर निकलकर अपनी टीम को बताता है। पुलिस सारी लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद प्रज्ञा वीर के पास जाकर कहती है, ये सारे कत्ल भद्रा ने किए हैं, मेरे पास इसका सबूत भी है। वीर गुस्से में कहता है, भूतों के पीछे भागना बंद करो और हर्ष को ढूंढो। अगर हर्ष जिंदा है तो सिर्फ वही बता पाएगा कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ था। ये कहकर वीर पुलिस स्टेशन वापस चला जाता है। कुछ देर बाद खदान का मालिक अन्ना वीर से मिलने वहाँ आता है। अन्ना वीर से कहता है, मैंने सुना है कि आप मुझसे मिलने जाते समय पैर फिसलने से नाले में गिर गए थे। आपके साथ ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसलिए मैं खुद आपसे मिलने आ गया हूँ। इसके बाद अन्ना कहता है, मैंने आपके घर पर फल, सब्जियाँ, काजू, बादाम और बहुत कुछ भिजवा दिया है। इसके अलावा आपके घर में एक नया टीवी भी लगवा दिया है और मैं अपने साथ एक नया फोन भी लेकर आया हूँ। मैं ये फोन आपके हाथों से आपको देना चाहता था, इसलिए साथ लाया हूँ। अन्ना की बात का कोई जवाब दिए बिना वीर पूछता है, मैंने सुना है कि बाटोवाल और उसके बेटे आपकी कोयले खदान का हिसाब किताब रखते थे, तो फिर वो आपकी कोयला खदान के अंदर ही क्यों मारे गए? अन्ना कहता है, मुझे बाटोवाल की मौत के बारे में कुछ नहीं पता। बाटोवाल मेरी खदान का ठेकेदार था। वो काम के लिए नए नए मजदूरों को लाता था, बदले में मेरा मैनेजर उसे पेमेंट करता था। लेकिन हो सकता है कि किसी ने पैसे लूटने के लिए उसे मार दिया हो। इस गांव में गरीब लोगों की कमी नहीं है, 100 रुपए भी इनके लिए बहुत होते हैं। वीर पूछता है, आप भद्रा के बारे में कितना जानते हैं? अन्ना कहता है, ये तो गांव वालों की गढ़ी हुई कहानियां हैं। इस अफवाह की वजह से मेरी 9 नंबर की खदान बंद हो गई है। मुझे लगता है कि कोई मुझे जानबूझकर बर्बाद करने के लिए ये सब कर रहा है। आप कृपा करके उस असली अपराधी को ढूंढ निकालिए। अगर सरकारी मदद की जरूरत होगी तो मैं अभी मंत्री को फोन करके आपके बारे में बताऊंगा। वीर कहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जाइए और साथ में अपना ये नया फोन भी ले जाइए और मेरे घर में जो सामान भेजा है उसे भी वापस ले जाने का इंतजाम करवाइए। यहाँ वीर अन्ना का अपमान करके उसे पुलिस स्टेशन से भगा देता है। अन्ना बहुत गुस्से में कहता है, मैं आपका ये बर्ताव याद रखूंगा। अन्ना के जाने के बाद प्रज्ञा वीर को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। उस फुटेज में भद्रा साफ साफ दिख रहा था। वीर नाराज होकर कहता है, तुम एक पुलिस ऑफिसर होकर भी अभी तक भूत प्रेतों के पीछे पड़ी हो। इस बीच कांस्टेबल कीकू वीर को बताता है कि कोयला खदान में कुछ परेशानी हो गई है। वीर फौरन अपनी टीम के साथ वहां जाता है। यहाँ एक तांत्रिक खदान के अंदर बैठकर तंत्र मंत्र से भद्रा की आत्मा को वश में करने की कोशिश कर रहा था और खदान के बाहर गाँव वाले इकट्ठे होकर इंतजार कर रहे थे कि तांत्रिक उन्हें कोई अच्छी खबर देगा। तभी वीर गांव वालों से कहता है कि यहाँ जो कुछ हुआ है उसकी जांच करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, किसी तांत्रिक की नहीं। गांव वाले कहते हैं, ये हमारे गांव की समस्या है, हमें पता है कि इसका हल कैसे निकालना है और खुद को कैसे बचाना है। वीर को समझ नहीं आता कि गांव वालों को कैसे संभाला जाए। इसी बीच अचानक तांत्रिक बहुत घबराकर खदान के अंदर से भागता हुआ बाहर आता है। तांत्रिक के मुंह से झाग निकलने लगता है और कुछ ही देर में वो मर जाता है। ये सब वीर की आंखों के सामने होता है। प्रज्ञा वीर से कहती है कि सर, अब तो आप मानेंगे कि ये सब भद्रा का काम है। वीर कहता है, मूर्खों जैसी बातें मत करो, इस गांव के सभी लोग मूर्ख हैं। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। वो बहुत सोच विचार करता है और अपनी दोस्त सुष्मिता को फोन करता है, लेकिन सुष्मिता फोन नहीं उठा पाती क्योंकि उस वक्त सुष्मिता एक मिशन में बिजी थी। दरअसल सुष्मिता एक फॉरेंसिक ऑफिसर होती है जो पुलिस के कई सीक्रेट मिशन में मदद करती है। उसने आज भी एक नशीले पदार्थ के डीलर को पकड़ने में नारकोटिक्स विभाग के ऑफिसरों की मदद की थी। दूसरी तरफ वीर के पास कोई रास्ता न होने के कारण वो फिर से गाँव के प्रमुख सुधीर से मिलने जाता है। वो सुधीर से कहता है कि गांव के लोग भूत के अंधविश्वास की वजह से कत्ल के केस के बारे में बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। अगर स्थानीय लोग बात नहीं करेंगे तो हम केस कैसे सुलझाएंगे? सुधीर कहता है कि 9 नंबर की खदान का रहस्य कोई अंधविश्वास नहीं है। कई सालों से 9 नंबर की खदान बंद थी, लेकिन राका की मौत के बाद अचानक वो फिर से शुरू हो गई। राका की माँ ने खुद गाँव वालों से कहा कि भद्रा ने ही उसके बेटे को मारा है और तांत्रिक के साथ क्या हुआ वो तो सबने देखा है और आपने भी देखा है।
मुझे नहीं पता कि किसने 9 नंबर की खदान का बंद दरवाजा खोलकर भद्रा की अतृप्त आत्मा को आजाद किया है। वीर सुधीर से पूछता है कि राका की माँ दानिबा अब कहाँ रहती है। सुधीर दानिबा का पता देता है और वीर प्रज्ञा को लेकर दानिबा से मिलने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बिरजू और आंचल जंगल के अंदर हर्ष को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हर्ष कहीं नहीं मिलता तो आंचल बहुत टूट जाती है। इधर वीर और प्रज्ञा दानिबा के पास पहुँचते हैं। उन्हें देखकर दानिबा भागने की कोशिश करती है। वीर उसे पिस्तौल का डर दिखाकर रोकता है। इसके बाद वीर दानिबा से भद्रा के बारे में पूछता है। दानिबा कहती है, सावधान, भद्रा का नाम मत लेना। भद्रा वापस आ गया है, हमें गांव के सभी लोगों को खत्म करने से पहले उसे रोकना होगा। इसके बाद दानिबा प्रज्ञा और वीर को भद्रा का इतिहास बताने लगती है कि बहुत साल पहले 9 नंबर की खदान में एक दुर्घटना हुई थी, जहां एक दिन अचानक 9 नंबर की खदान में काम करते हुए कुछ मजदूर गायब हो जाते हैं। उनका कोई पता नहीं चल पाता। इस घटना के बाद बाकी मजदूर बहुत डर जाते हैं, लेकिन नौकरी खोने के डर से वो जान खतरे में डालकर काम करते रहने का फैसला करते हैं। लेकिन सबके मानने के बावजूद एक मजदूर इसका विरोध करता है और वही होता है भद्रा। भद्रा मजदूरों को समझाता है कि जान का खतरा उठाकर 9 नंबर की खदान में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो जिंदा रहेंगे तो किसी न किसी तरीके से रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन अगर वो 9 नंबर की खदान में काम करते हुए खो गए तो उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं रहेगा। भद्रा ये भी कहता है कि अगर हम सब मिलकर काम न करने का फैसला करें तो खदान का मालिक एक साथ इतने सारे मजदूरों को काम से नहीं निकाल पाएगा। भद्रा की बात मानकर बाकी मजदूर भी उसके साथ मिलकर 9 नंबर की खदान में काम न करने की बात करते हैं और इसके लिए आंदोलन शुरू कर देते हैं। स्थिति को संभाल ना पाने पर खदान का मैनेजर खदान के मालिक अन्ना को फोन करता है। अन्ना स्थिति को संभालने के लिए राका को 9 नंबर की खदान में भेज देता है। वहाँ पहुंचकर राका भद्रा को मारना शुरू कर देता है। राका तब तक भद्रा को मारता रहता है जब तक उसकी मौत पक्की नहीं हो जाती। भद्रा के मरने के बाद राका बाकी मजदूरों से कहता है, अगर किसी और को आंदोलन करने की इच्छा है तो आगे आओ। लेकिन राका के डर से कोई भी मजदूर आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करता और सब चुपचाप काम पर लग जाते हैं। तब से भद्रा की आत्मा 9 नंबर की खदान में घूम रही है। अब प्रेजेंट में दानिबा रोते हुए कहती है कि मेरे बेटे ने भद्रा की हत्या की थी। भद्रा ने उसकी मौत का बदला मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मार कर लिया। वीर पूछता है, राका ने भद्रा की लाश कहाँ दफनाई थी? दानिबा वीर और प्रज्ञा को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ भद्रा को दफनाया गया था। अगले दिन वीर खुदाई का काम शुरू करवाता है। दानिबा ने जो जगह बताई थी वहाँ से एक कंकाल बाहर निकलता है, लेकिन कंकाल देखकर दानिबा कहती है कि ये भद्रा का कंकाल नहीं है। भद्रा के एक पैर में सिर्फ 4 उंगलियां थी, लेकिन इस कंकाल के पैर में 5 उंगलियां हैं। ये भद्रा की लाश नहीं है। भद्रा की लाश आसपास कहीं होगी। इसलिए वीर आसपास की सारी जगहों की खुदाई शुरू करवाता है। वहाँ बहुत से लोगों को लाइन से दफनाया गया था और एक एक करके सारे कंकाल बाहर निकलते हैं। कांस्टेबल कीकू को उस जगह के पास एक साइन बोर्ड मिलता है। उस पर लिखा था कि इस जमीन का मालिक महिपाल रानी है। ये देखकर प्रज्ञा थोड़ी चिंतित हो जाती है। वीर को समझ आता है कि जरूर इन लाशों का महिपाल से कोई संबंध है। इतने सारे कंकाल देखकर वीर थक गया था। वो जहाँ भी जाता वहाँ सिर्फ लाशें ही मिलती। वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि असली अपराधी को कैसे ढूंढे। वो फिर से अपनी फॉरेंसिक दोस्त सुष्मिता को फोन करता है। इस बार सुष्मिता फोन उठा लेती है। वीर उसे जल्दी से कालाकुटी गांव आने के लिए कहता है। सुष्मिता समझ जाती है कि वीर शायद किसी परेशानी में है, इसलिए वो तुरंत मान जाती है। इसके बाद वीर महिपाल से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुला लेता है। वीर महिपाल से पूछता है कि क्या वो जमीन उसकी है। महिपाल बहुत ही गर्व से कहता है, इस इलाके में आंख खोलकर जितनी भी जमीन दिखती है सब मेरी है। वीर कहता है, तो जमीन के नीचे दफनाई गई लाशें भी तेरी हैं? महिपाल कहता है, ये कैसी बात हुई? जमीन मेरी है, लेकिन जमीन के नीचे कुछ मिले तो वो मेरा कैसे हो सकता है? वीर कहता है, तू गले में जो नकली सोने के गहने पहनता है उससे पता चलता है कि तेरी हैसियत कितनी है। तेरे जैसे उधार के पैसे पर जीने वाले लोग इतने जमीनों के मालिक कैसे बन गए? मैं तुझसे इज्जत से पूछ रहा हूँ, सच बता। महिपाल का मुंह उतर जाता है और वो कहता है कि ये सब बाटोवाल ने दिया था। वीर थाने में बैठकर सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। इसी बीच प्रज्ञा आकर उसे बताती है कि उसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन इतने दिनों बाद भी बाटोवाल और उसके परिवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, तो इन लाशों की रिपोर्ट मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सुनकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है। तब प्रज्ञा फिर से कहती है कि सर, अगर हम इस बारे में शहर के मीडिया को बता दें तो कैसा रहेगा? मीडिया के दबाव से विभाग को जल्दी ही कार्यवाही करनी पड़ेगी और केस भी जल्दी ही सुलझ जाएगा। तब वीर उसे साफ साफ कह देता है कि मीडिया को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए।
फिर भी प्रज्ञा उसे समझाने की कोशिश करती है तो वीर प्रज्ञा पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम ऑर्डर मानना है। मैं अनुशासन के बाहर काम करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। ये सुनकर प्रज्ञा गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर निकल आती है। तब कीकू आकर उससे उसके गुस्से का कारण पूछता है। प्रज्ञा कहती है, ये नया ऑफिसर बहुत ही बदतमीज है, किसी की बात नहीं सुनता, खुद कभी वर्दी पहनकर ऑफिस नहीं आता और दूसरों को अनुशासन सिखाता है। तब कीकू उसे समझाता है कि आप शायद गलत समझ रही हैं, सर ऐसे नहीं है। फिर भी प्रज्ञा उसकी बात नहीं मानती। तब कीकू उसे अपनी पत्नी की एक कहानी सुनाकर शांत करता है। तब प्रज्ञा कहती है, आपकी पत्नी सच में बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन इस केस को मैं जैसे भी हो सुलझाऊंगी और यहाँ से प्रमोशन और ट्रांसफर लेकर निकल जाऊंगी। अगले दिन सुबह सुष्मिता वीर के घर पहुँच जाती है। वीर उसे अंदर ले जाकर केस के बारे में सब कुछ बताता है। उसे शक था कि बाटोवाल की मौत का दूसरे कत्लों से कोई ना कोई संबंध जरूर है। ये सुनकर सुष्मिता कहती है कि तुम परेशान मत हो, अगर कोई संबंध है भी तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। तब वीर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना पूरा सेटअप गांव में ही लगाए और जब तक केस सुलझ नहीं जाता तब तक उसके साथ ही रहे। सुष्मिता उसकी बात मान जाती है। इसी बीच नुपुर वीर से मिलने आती है। वहाँ सुष्मिता को देखकर उसका मुंह उतर जाता है। वो वीर से पूछती है कि वो मैडम कौन है। वीर कहता है कि वो भी एक ऑफिसर है, केस में मदद करने आई है। ये सुनकर नुपुर कहती है कि मैं भी आपकी मदद करने आई हूँ। ये कहकर वो अपने बैग से बहुत सारे आईडी कार्ड्स और फाइलें निकालकर वीर को दे देती है। ये दस्तावेज कोयला खदान में काम करने वाले उन मजदूरों के थे जिन्हें बाहर के गांव से काम करने के लिए लाया गया था। लेकिन अजीब बात यह है कि वहाँ कई मजदूरों के नकली आईडी कार्ड्स थे। ये सुनकर वीर बहुत हैरान हो जाता है। वो नुपुर से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तब नुपुर इस बात को टालते हुए फिर से उससे पूछती है कि क्या ये जानकारी आपके लिए किसी काम आएंगी। वीर खुश होकर कहता है, जरूर, ये मेरे बहुत काम आएंगी, तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर नुपुर खुश होकर वहाँ से चली जाती है। इधर सुधीर अखबार पढ़ रहा था। इसी बीच उनके घर की घंटी बजती है तो वो दरवाजा खोलकर देखता है कि वीर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ मौजूद है। उन्हें देखकर सुधीर थोड़ा घबरा जाता है। तब वीर कहता है, मैं आपके ऑफिस गया था कुछ दस्तावेज लेने, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैं घर आ गया हूँ। सुधीर तब उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो वीर से कहता है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मुझे बताइए, मैं दस्तावेज भिजवा दूंगा। लेकिन वीर उसकी कोई बात नहीं सुनता और घर के अंदर घुसकर अपनी टीम को पूरा घर खोजने के लिए भेज देता है। ये देखकर सुधीर बहुत डर जाता है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उल्टा वीर उसे डांटने लगता है। तब सुधीर को कुछ और कहने का मौका नहीं मिलता। इधर प्रज्ञा को फाइल्स में से एक काम की फाइल मिलती है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। वो तुरंत कीकू के हाथ में फाइल देकर कहती है कि केस बंद हो गया है। ये कहकर वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। इस बीच वीर आकर उस फाइल को देखता है तो पता चलता है कि उसमें बाहर के गांव से आए सभी मजदूरों की जानकारी दी गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि उनके आने की जानकारी तो दर्ज है, लेकिन उनके वापस जाने की जानकारी दर्ज नहीं है और इन लोगों का अभी कोई पता नहीं चल रहा है। वहाँ नुपुर भी थी और उससे पता चलता है कि ये सभी गायब हुए लोग 9 नंबर की खदान में ही काम करते थे। ये सुनते ही वीर सुधीर को उठाकर थाने ले जाता है, क्योंकि इन सवालों का जवाब सिर्फ वही दे सकता है। थाने में ले जाकर जब वीर उससे उन गायब हुए लोगों के बारे में पूछता है तो सुधीर पूरी बात से इनकार कर देता है। लेकिन जब वीर उनके सामने उन नकली आईडी कार्ड्स को रखता है तो डर के मारे उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आईडी कार्ड्स वीर के पास कैसे पहुँचे। तब वीर उससे पूछता है कि हर महीने 50 से ज्यादा मजदूर बाहर से आकर यहाँ काम करते हैं, लेकिन बाद में उनका कोई पता नहीं चलता कि ये लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। सुधीर तब समझ जाता है कि अब कुछ भी छुपाने का फायदा नहीं है, तो वो कहता है कि इन लोगों के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं सिर्फ बाटोवाल के कहने पर काम करता था। बाटोवाल बाहर के गांव से लोगों को लाता था और मैं उनके नकली आईडी कार्ड्स बनाता था और उनके दस्तावेज तैयार करता था। लेकिन वीर उसकी बात नहीं मानता। उसे लगता है कि सुधीर जानबूझकर बाटोवाल पर इल्जाम लगा रहा है। क्योंकि बाटोवाल अब जिंदा नहीं है तो उससे पूछताछ करना मुमकिन नहीं है। हालांकि सुधीर उसे यकीन दिलाता है कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन बिना किसी वजह के कोई गांव का प्रमुख ऐसे ही तो किसी की बात नहीं मानेगा। जब वीर इस बारे में सुधीर से थोड़ा और जोर देकर पूछता है तो एक नया रहस्य सामने आता है। पता चलता है कि बिरजू सुधीर का नाजायज बच्चा है और बाटोवाल ये जानता था। बाटोवाल ने इस बात पर उसे ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से उसका मुंह बंद रखने के लिए सुधीर बीच बीच में उसके छोटे मोटे काम कर देता था। इन बातों के बीच अचानक कीकू आकर वीर को बताता है कि अन्ना अपने वकील के साथ थाने आया है। ये सुनकर वीर थोड़ा हैरान हो जाता है और बाहर जाकर देखता है कि अन्ना के साथ सिर्फ वकील ही नहीं बल्कि महिपाल भी है, साथ में प्रज्ञा भी है। अन्ना की बातों से पता चलता है कि प्रज्ञा उसे गिरफ्तार करने आई थी, जिससे वो गुस्से में अपने वकील के साथ यहाँ आ गया है। प्रज्ञा का ऐसा अजीब काम देखकर वीर चुप हो जाता है।
अन्ना और महिपाल मिलकर उसे जो मन में आता है वो कहते हैं, लेकिन वीर आखिर तक कोई जवाब नहीं दे पाता। उसे चुपचाप सब कुछ सहना पड़ता है। दरअसल कोयला खदान का कारोबार अन्ना का था, इसलिए प्रज्ञा को लगा कि इन सब चीजों से अन्ना किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है और इस सोच के साथ वो उसे गिरफ्तार करने चली गई। लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि सिर्फ इस अंदाजे से किसी मंत्री पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। अन्ना और महिपाल मिलकर वीर को बहुत डांटते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वीर प्रज्ञा को बुलाकर बहुत डांटता है और वो उसे साफ साफ कह देता है कि अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर सकती तो नौकरी छोड़कर चली जाए। ये सुनकर प्रज्ञा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वीर उस पर ध्यान न देकर अपने काम में लग जाता है। उसी रात नुपुर काम से घर जाती है तो उसका पिता उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगता है, लेकिन नुपुर उसे पैसे देने से मना कर देती है। तब घानिया उससे विनती करता है कि कुछ पैसे दे दे, सुबह से एक बूंद भी गले से नहीं उतरी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर नुपुर गुस्से से कहती है, सुबह से कुछ नहीं पिया तो क्या हुआ, पीने की जरूरत भी नहीं है, और ये सब बकवास ना खाओ पियो तो कुछ दिन जिंदा रह सकते हो। ये सुनकर घानिया कहता है, कैसे जिंदा रहूंगा, भद्रा आ गया है, वो हम सबको मार देगा, ये देख मुझे सबूत भी मिला है। ये सुनकर वो एक अंगूठी निकालकर नुपुर को दिखाता है। अंगूठी देखकर नुपुर की आंखें खुल जाती हैं। वो अपने पिता के हाथ से अंगूठी छीनकर सीधे महिपाल के पास चली जाती है। वहाँ जाकर वो उससे कहती है कि चलो हम कहीं दूर भाग चलते हैं, वहाँ तुम और मैं एक नई दुनिया बसाएंगे। प्रज्ञा को छोड़ दो और मेरे साथ चलो, पैसे का इंतजाम कल तक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर महिपाल बहुत हैरान होता है। वो नुपुर से कहता है, तुमने क्या सोचा कि मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताया तो अब पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा? तुम्हारी जैसी लड़कियां घर बसाने के लिए नहीं, सिर्फ समय बिताने के लिए अच्छी होती हैं। उसकी बात सुनकर नुपुर का दिल टूट जाता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो महिपाल से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो महिपाल को धमकी देती है, अगर तुम कल रात मुझसे मिलने नहीं आए और मेरे साथ भागना नहीं चाहते तो मैं प्रज्ञा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी, तब देखूंगी कि वो तुमसे कैसे शादी करती है। ये सुनकर महिपाल उसे घर से भगा देता है, लेकिन उसे भी थोड़ी चिंता होने लगती है कि अगर नुपुर ने प्रज्ञा को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। इधर वीर को केस की टेंशन लेते देखकर सुष्मिता उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। उनकी बातों से पता चलता है कि पहले भी किसी वजह से वीर ऐसे ही उलझन में फंसा था और वहाँ कोई भयानक घटना हुई थी, जिससे बचने और उसे भूलने के लिए वो शहर से दूर इस जगह पर ट्रांसफर करवा कर आया था। लेकिन यहाँ भी उसे इतने बड़े झमेले में फंसना पड़ा। उसे केस को सुलझाने का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इन सब बातों से वीर बहुत परेशान था। तब सुष्मिता उसे तसल्ली देती है, उसे समझाती है कि वो इस काम के लिए बिल्कुल सही है, इसीलिए बार बार उसकी किस्मत में ऐसे ही पेचीदा केसेस आते हैं। बातों बातों में सुष्मिता कहती है कि नुपुर को देखकर लगा कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन वीर उसकी बात नहीं मानता। तब सुष्मिता कहती है कि तुम ये सब कैसे समझोगे, अगर कोई तुम्हारे सामने अपना दिल खोलकर रख दे तो भी तुम उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाओगे। उसकी बातों से लग रहा था कि वो भी मन ही मन वीर को पसंद करती है, लेकिन उसने कभी ये जाहिर नहीं किया। इस बीच वीर उससे पूछता है, तुम्हारे उस एक तरफा प्यार का क्या हाल है? सुष्मिता बहुत ही होशियारी से बात को टाल देती है। अगले दिन प्रज्ञा जब थाने पहुंचती है तो किकू उससे कहता है कि मैडम जल्दी जाकर सर से मिलिए, वो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर प्रज्ञा दौड़कर वीर के कमरे में जाती है। तब वीर कहता है, हर पुलिस वाले के जीवन का पहला केस उसके लिए बहुत ही खास होता है। मेरे लिए भी मेरे जीवन का पहला केस एक सीरियल किलर का था। केस को सुलझाने के लिए जोश में मैं जांच में लग गया और वहां अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से सबूत नष्ट हो गए और वो कातिल बच निकला। इसके बाद मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। जब वो मिला तो उसने मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। इतना कहते कहते उसकी आवाज भारी हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभालकर प्रज्ञा को समझाता है कि किसी केस को सुलझाने से ज्यादा जरूरी है उसकी सच्चाई जानना। ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाने पर कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी और वो परेशानी उसकी जिंदगी में भयानक रूप ले सकती है। तब प्रज्ञा को अपनी गलती साफ साफ समझ में आ जाती है। साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि वीर ने उसे क्यों डांटा था। वो सिर्फ उसे गलती करने से रोकने के लिए था, इसलिए वीर के लिए उसके मन में जितना भी गुस्सा था वो सब खत्म हो जाता है। उसी रात नुपुर कोयला खदान के पास जाकर किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। नुपुर उसे देखकर कहती है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, बताओ क्या फैसला लिया। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी कौन था ये पता नहीं चल पाता। अगले दिन गांव का एक आदमी थाने में फोन करके नुपुर की मौत की खबर देता है। ये सुनकर प्रज्ञा के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ता है,
क्योंकि नुपुर सिर्फ उसकी दोस्त नहीं बल्कि बहन जैसी थी। नुपुर की लाश की तस्वीर देखकर वो रोने लगती है। ये देखकर कीकू उसे तसल्ली देता है और कहता है कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी कहती थी कि कुछ चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए, समय धीरे धीरे सब ठीक कर देता है। ये सुनकर प्रज्ञा गुस्से में कहती है, आपकी पत्नी के साथ तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, इसलिए वो इतनी अच्छी बातें कर सकती हैं। उन्हें कह दीजिएगा कि पहले उनके साथ ऐसा कुछ हो, फिर वो ऐसी बातें करने आए। ये सुनकर कीकू उदास होकर कहता है कि मैम, उन्हें कुछ कहने के लिए तो उनका मेरे साथ होना जरूरी है। ये सुनकर प्रज्ञा हैरान हो जाती है। तब कीकू उसे बताता है कि उसकी पत्नी बहुत साल पहले मर गई थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी यादों और कहानियों के सहारे जी रहा है। ये सुनकर प्रज्ञा बहुत इमोशनल हो जाती है। वो अपने बर्ताव के लिए कीकू से माफी भी मांगती है। इधर जब वीर ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था तो सुष्मिता आकर उससे कहती है कि मैंने उन लाशों की जांच करके पता लगाया है कि उन सब की मौत एक जहरीली गैस की वजह से हुई है। कोयला खदान में ऐसी बहुत सी मौतें होती हैं जो वहाँ बनने वाली जहरीली गैसों की वजह से होती हैं। वीर उसकी बात मान लेता है, लेकिन इन लाशों में कुछ अजीब बातें थी, जैसे कि उनमें से कई की हड्डियां टूटी हुई थी और कई को मौत के समय झटके भी लगे थे। ये सुनकर सुष्मिता कहती है कि ठीक है, मैं कोयला खदान में जाकर नमूने लेकर जांच करती हूँ। उसी समय वीर के पास एक फोन आता है। उसे बताया जाता है कि हर्ष मिल गया है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये सुनते ही वीर तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। वहां जाकर वो डॉक्टर से पूछता है कि हर्ष को अस्पताल में कौन लाया है। डॉक्टर बताता है कि राका की माँ यानी दानिबा उसे यहाँ छोड़कर गई है। तब वीर चुपचाप हर्ष के पास जाकर बैठ जाता है। उस समय उसे अतीत की कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसका भी एक सुंदर और सुखी परिवार था, पत्नी थी और हर्ष जैसा ही एक प्यारा बेटा था। लेकिन उसकी गलती की वजह से छूटा हुआ वो सीरियल किलर एक दिन उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और बेटे को बेरहमी से मार देता है। उस दिन एक पुलिस वाला होने के बावजूद वीर कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उस दिन उसे भी गोली लगी थी। उस दिन से उसे वर्दी से नफरत हो गई और उसने वर्दी पहनना छोड़ दिया। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हर्ष में अपने बेटे को देखने लगता है। इसके बाद प्रज्ञा घानिया से मिलने जाती है। नुपुर के मरने से वो पागल हो गया था। प्रज्ञा को देखकर वो रोते हुए कहता है, तुम्हारी दोस्त चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उसे एक बार वापस आने के लिए बोलो ना, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा, बस एक बार वो वापस आ जाए। उसकी बात सुनकर प्रज्ञा भी बहुत इमोशनल हो जाती है। तब घानिया कहता है, भद्रा ने मेरी बेटी को मार डाला। ये सुनकर प्रज्ञा बहुत हैरान होती है। तब घानिया उसे भद्रा की उस अंगूठी के बारे में सब कुछ बताता है। इस बीच आंचल और बिरजू को खबर मिलती है कि हर्ष मिल गया है। ये सुनकर आंचल खुश हो जाती है और बिरजू के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। इतने दिनों बाद हर्ष को देखकर आंचल बहुत खुश हो जाती है। वहां से बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात वीर से होती है। वीर आंचल से कहता है कि मैं हर्ष को अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं एक पिता के रूप में आपसे कह रहा हूँ, प्लीज उसे मेरे हवाले कर दे, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन आंचल और बिरजू उसकी बात नहीं मानते। बिरजू उसे समझाता है कि सर, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन हर्ष को अभी एक पिता से ज्यादा एक माँ की जरूरत है और वो माँ का प्यार आंचल उसे दे सकती है। वीर अब आगे कुछ और नहीं कहता। इधर प्रज्ञा महिपाल से मिलने जाती है। उसे लगा था कि महिपाल उसके दिल का दर्द समझेगा, लेकिन महिपाल ने तुरंत साबित कर दिया कि उसे प्रज्ञा के दर्द से कोई मतलब नहीं है, बल्कि प्रज्ञा वीर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस केस में काम कर रही है। ये जानकर वो प्रज्ञा को बुरा भला कहने लगता है। वो छुप छुप कर प्रज्ञा और वीर पर नजर भी रखता था। उसकी बातें सुनकर प्रज्ञा समझ जाती है कि उस दिन थाने से निकलते समय उसने जिस काली छाया को देखा था वो महिपाल की ही थी। वीर के साथ काम करने की वजह से वो प्रज्ञा को मारता भी है, लेकिन प्रज्ञा उसका कोई विरोध नहीं कर पाती। वो विरोध भी क्यों करती, उसके पास जाने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी। एक अनाथ लड़की पर दया करके महिपाल ने उससे शादी करने की बात की थी। यही उसके लिए बहुत कुछ था। अगले दिन सुष्मिता अपनी पूरी टीम के साथ कोयले की खदान में जाकर नमूने इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इधर प्रज्ञा फिर से महिपाल से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। महिपाल उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब प्रज्ञा उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर महिपाल सच में उससे प्यार करता है तो वो फिर कभी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। ये बात सुनकर महिपाल हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को रोक लेता है और उससे वादा करता है कि वो फिर कभी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। महिपाल उस समय नहाकर बाहर आया था, इसलिए वो प्रज्ञा से अपनी पीठ पोंछने के लिए कहता है। जब वो हैंगर से साफ तौलिया लेने जाती है तो उसकी नजर एक गंदे तौलिए पर जाती है और तभी उसकी नजर नुपुर के दुपट्टे पर पड़ती है, जिसे उसने ही नुपुर को तोहफे में दिया था।
ये देखकर प्रज्ञा हैरान हो जाती है। जब वो महिपाल से इस बारे में पूछती है तो वो बात को टालने की कोशिश करता है। वो प्रज्ञा को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने वो दुपट्टा प्रज्ञा के लिए ही खरीदा था। तब प्रज्ञा समझ जाती है कि महिपाल कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार प्रज्ञा उसे छोड़ती नहीं। वो सख्त लहजे में महिपाल से पूछती है, तुमने नुपुर के साथ क्या किया है? क्या तुमने उसे मार डाला है? ये सुनकर महिपाल गुस्से में कहता है, मैं उसे क्यों मारूंगा? मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन प्रज्ञा उसकी कोई बात नहीं मानती, क्योंकि वो नुपुर को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी। तब महिपाल गुस्से में उसे बताता है कि उसकी बहन जैसी दोस्त ने उसे धोखा दिया है। सब कुछ जानते हुए भी वो महिपाल के साथ रात बिताती थी। ये सुनकर प्रज्ञा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इन बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तब महिपाल गुस्से में प्रज्ञा के गाल पर एक थप्पड़ मार देता है और उसका गला दबाकर उसे दीवार से सटा देता है। आखिर में वो उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी प्रज्ञा को वीर की कही हुई बात याद आती है कि जहरीले कीड़े मकोड़ों को जल्दी ही मार देना चाहिए, नहीं तो वो धीरे धीरे पूरे शरीर में जहर फैला देते हैं। तब प्रज्ञा हिम्मत जुटाकर एक भारी फूलदान उठाकर महिपाल के सिर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब महिपाल को होश आता है तो वो देखता है कि प्रज्ञा ने उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। उसी समय प्रज्ञा फिर से उससे पूछती है, तुमने नुपुर और बाटोवाल के परिवार को क्यों मारा? तब भी महिपाल वही बात दोहराता है कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन प्रज्ञा उसकी बात नहीं मानती। पर पुलिस की एक डांट पड़ते ही महिपाल बब्बर शेर से बिल्ली बन जाता है और रोते रोते प्रज्ञा से कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। उस रात नुपुर मेरे पास आई थी, वो मेरे साथ भागना चाहती थी और उसने बताया था कि उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। उसकी बातें सुनकर प्रज्ञा हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि नुपुर को पैसे कहाँ से मिलेंगे, लेकिन इस बारे में महिपाल को कुछ नहीं पता था। पर प्रज्ञा को महिपाल की बातें हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो महिपाल को बहुत मारती है। अगले दिन बेचारा घायल कंडीशन में थाने पहुँचता है प्रज्ञा के खिलाफ शिकायत करने। उसकी ऐसी हालत देखकर किकू मन ही मन बहुत खुश होता है। उसी समय वीर आकर कहता है, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लिखी जाएगी। इतने में प्रज्ञा भी वहाँ पर आ जाती है। महिपाल प्रज्ञा के सामने वीर को डांटने की कोशिश करता है, लेकिन वीर क्या चीज है ये वो अभी तक समझ नहीं पाया था। वीर उसका हाथ मोड़कर कहता है, मेरे सामने ऐसी हीरोपंती मत दिखाना। आज के बाद अगर तुम प्रज्ञा के आसपास भी दिखे तो ठीक नहीं होगा। तब महिपाल समझ जाता है कि यहाँ झगड़ा करने से उसकी ही परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलते समय प्रज्ञा उसे उसकी सगाई की अंगूठी पकड़ा देती है और सभी संबंधों को खत्म कर देती है। इसी बीच वीर के पास सुष्मिता का फोन आता है और वो बहुत कुछ जानकारी देती है। ये सुनते ही प्रज्ञा अपनी टीम के साथ अन्ना के पास पहुँचती है और उसे सम्मान पूर्वक थाने लेकर आती है। इसके बाद वीर उसे सुष्मिता द्वारा भेजी गई फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि आज जिनकी भी लाशें मिली हैं, उन सबकी मौत एक जहरीली गैस की वजह से हुई है और उस गैस के नमूने 9 नंबर की खदान में मिले हैं। अब बाकी की कहानी आप बताइए। ये सुनकर अन्ना समझ जाता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी वो वीर को डराने की एक आखिरी कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए आखिरकार वो मजबूर होकर बताना शुरू करता है कि मैं शुरू से ही खदान में जहरीली गैस लीक होने के बारे में जानता था, लेकिन अगर मैं काम बंद कर देता तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होता। इसीलिए मैं बाटोवाल से दुगना मजदूरी का वादा करके बाहर के गाँव से मजदूरों को काम पर लाता था और जब उनकी मौत हो जाती थी तो बाटोवाल उनकी लाशों को ठिकाने लगा देता था। लेकिन गाँव वालों ने भद्रा के भूत की कहानियां बनाकर मेरा काम बंद करवा दिया। बस इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं पता। जब अन्ना वहाँ से हटता है तो प्रज्ञा वीर से पूछती है, अन्ना ने सबके बारे में तो बता दिया, लेकिन बाटोवाल की मौत के बारे में क्यों नहीं बताया? उसकी मौत भी तो उसी की तरह से हुई है। तब वीर उसे बताता है कि बाटोवाल और नुपुर की मौत एक अलग तरीके से हुई है और उनकी मौत के बाद उनकी हड्डियां तोड़ दी गई ताकि ये लगे कि उनकी हत्या भी भद्रा ने ही की है। यानी नुपुर और बाटोवाल की हत्या का कोयला खदान से कोई लेना देना नहीं है। इस नए हत्यारे के बारे में सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता था और वो है हर्ष, लेकिन वो अभी अस्पताल में भर्ती है। इसलिए वीर प्रज्ञा को अस्पताल में फोन करके हर्ष के बारे में पूछताछ करने के लिए कहता है, लेकिन प्रज्ञा के फोन करने से पहले ही अस्पताल से फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि हर्ष नहीं मिल रहा है। ये सुनकर वीर बहुत हैरान हो जाता है। उसकी पूरी टीम हर्ष को ढूंढने में लग जाती है। इस केस को सुलझाते हुए वीर को अपने पुराने केस की याद आती है, इसलिए इतने सालों बाद वो फिर से अपनी वर्दी पहनता है। उसे पहली बार वर्दी में देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सब मिलकर इस नए हत्यारे के बारे में चर्चा करने लगते हैं। एक एक करके इस केस की सभी उलझी कड़ियां खुलने लगती हैं। सुष्मिता बताती है कि खदान से निकलने वाली गैस के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं।
उस गैस की वजह से लोग अजीब अजीब चीजों की कल्पना करने लगते हैं और इसी वजह से उस रात राका ने मरने से पहले धुएं के अंदर भद्रा की छाया देखी थी। तब प्रज्ञा के मन में सवाल आता है, अगर भद्रा का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज में किसे देखा गया था और उस दिन घानिया ने किसे देखा था। तब वीर कहता है, घानिया ने भद्रा को देखा था, इसका कोई सबूत नहीं है। उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी और वो कोई भी हो सकता है। तब प्रज्ञा कहती है, मुझे लगता है कि इस काम में महिपाल का भी कोई हाथ है, क्योंकि महिपाल और बाटोवाल के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था और नुपुर के साथ भी उसका नाजायज संबंध था। इसके अलावा महिपाल की लंबाई और शरीर भद्रा से बहुत ज्यादा मिलती है। ये सुनकर वीर महिपाल को गिरफ्तार करने का आदेश देता है और उसे थाने में लाकर प्रज्ञा उसे बहुत मारती है। वो अपने अंदर भरा हुआ सारा गुस्सा एक एक करके उस पर निकालती है और साथ ही महिपाल के पेट से सच्चाई उगलवाने की कोशिश भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। महिपाल अपनी बात नहीं बदलता। तब वीर घानिया को थाने में बुलाकर महिपाल की अंगूठी दिखाकर उससे पूछता है, उस दिन भद्रा के हाथ से जो अंगूठी गिरी थी क्या वो ऐसी ही दिखती थी? घानिया कहता है कि नहीं सर, वो ऐसी नहीं थी, वो अंगूठी काले रंग की थी। तब वीर समझ जाता है कि महिपाल असल में बेकसूर है, लेकिन असली अपराधी उनकी आंखों के सामने ही है और वो उसे देख नहीं पा रहे। इस बीच हम आंचल और बिरजू को देखते हैं। वो हर्ष को अस्पताल से उठाकर लाए थे। तब बिरजू आंचल से कहता है, हमें हर्ष को छोड़ देना चाहिए। वो ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है और ना ही पढ़ा लिखा है, जिससे कि वो लिखकर किसी को कुछ समझा सके। तो इससे हमें क्या नुकसान होगा? तब आंचल कहती है, वो बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, देख तो सकता है और उसने हमें देख लिया है, अब हम उसे छोड़ नहीं सकते। तभी कहानी का असली रहस्य सामने आता है। असल में भद्रा के भूत की कहानियों का मुख्य किरदार बिरजू था और उसे पीछे से आंचल चला रही थी। उन्होंने ही बाटोवाल के पूरे परिवार को मारने के लिए ये कहानी बनाई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो बाटोवाल के परिवार का आखिरी सदस्य हर्ष ही बचा था, इसलिए आंचल अब बिरजू से उसे भी खत्म करने के लिए कहती है। इतने छोटे बच्चे को बिरजू मारना नहीं चाहता था, लेकिन आंचल उसे जबरदस्ती राजी कर लेती है। बिरजू के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय आंचल ही थी, इसलिए वो उसकी बात को टाल नहीं पाता। आंचल उसे खुद अपने हाथों से तैयार करती है ताकि वो उसे खदान में ले जाए। इसके बाद बिरजू हर्ष को लेकर 9 नंबर की खदान में चला जाता है। उन्हें रवाना करने के बाद आंचल बाटोवाल के परिवार की तस्वीरों का एक एल्बम निकालकर देखने लगती है। वो एल्बम की हर तस्वीर पर लाल रंग का क्रॉस का निशान लगाती है। उस एल्बम में नुपुर की तस्वीर भी थी। ये सब देखते देखते अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी देर में बिरजू हर्ष को लेकर खदान में पहुंच चुका था, लेकिन किस्मत से हर्ष को कोई नुकसान पहुंचने से पहले ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। तब पता चलता है कि वीर ने पहले ही दिन बिरजू के हाथ पर अंगूठी का निशान देख लिया था। इसके बाद जब भद्रा की अंगूठी के मालिक को ढूंढा नहीं जा सका, तो अपना शक दूर करने के लिए वो बिरजू के घर पर गया और वहां कुर्सी पर राख देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। इसलिए वो अपनी टीम के साथ खदान में पहुंच गया। जब वो बिरजू से सरेंडर करने के लिए कहते हैं तो वो उनकी बात नहीं मानता। तब प्रज्ञा गाड़ी के अंदर से आंचल को बाहर निकालकर उसकी कनपटी पर पिस्तौल रखकर बिरजू को डराती है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस आंचल को गोली मार देगी। बिरजू समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी प्रज्ञा उसके सामने ही आंचल को गोली मार देती है। ये देखकर बिरजू बहुत डर जाता है। वो हर्ष को वहीं छोड़कर दौड़कर आंचल के पास चला जाता है और वीर हर्ष को संभालता है। उसी समय पता चलता है कि जिस लड़की को प्रज्ञा ने गोली मारी थी वो आंचल नहीं बल्कि सुष्मिता थी। आंचल उस समय गाड़ी के अंदर ही थी। अब हर्ष की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वीर सुष्मिता और कीकू को उसे अस्पताल भेजने के लिए कहता है। इसके बाद वो आंचल और बिरजू को एक साथ बैठाकर उनसे पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और तब जाकर कहानी का असली सच सामने आता है। असल में जब आंचल छोटी थी तब उसके पिता को भी बाहर के गांव से यहाँ काम करने के लिए लाया गया था, लेकिन तभी एक दिन अचानक वो गायब हो जाते हैं। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल पाता। तब आंचल की माँ आंचल को लेकर अपने पति को ढूंढने आती है। बाटोवाल तब आंचल की माँ को समझाता है कि उसके पति का किसी और लड़की के साथ संबंध था, इसलिए वो उसके साथ भाग गया है। शुरू में आंचल की माँ को ये सब झूठ लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो इस बात को मान लेती है। लेकिन एक दिन आंचल को अपने पिता के गायब होने का असली रहस्य पता चलता है। वो स्टोर रूम में पड़ी हुई फाइल को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि खदान में काम करते हुए जहरीली गैस की वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन वो ये बात किसी को बताती उससे पहले ही बाटोवाल
बाटोवाल उसे पकड़ लेता है। तब बाटोवाल के कहने पर राका बेरहमी से आंचल की माँ को मार देता है। बिरजू ये सब अपनी आंखों से देखता है, लेकिन उसमें किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद बाटोवाल आंचल को समझाता है कि उसके माता पिता उसे छोड़कर भाग गए हैं। उसी दिन से आंचल के मन में बहुत दुख भर जाता है और वो बड़ी होने लगती है। बचपन से ही बिरजू के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, आंचल के प्रति बिरजू की कमजोरी भी बढ़ने लगी। वो आंचल से मन ही मन बहुत प्यार करता था, इसलिए आंचल का दुख उससे बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन बिरजू उसे सब कुछ बता देता है और वहीं से आंचल की बदले की कहानी शुरू होती है। पूरी योजना बनाकर वो बिरजू के जरिए सबको मारना शुरू करती है। ये सब जानने के बाद भी जब वीर इन हत्याओं के लिए आंचल और बिरजू दोनों को दोषी ठहराता है, तो आंचल कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा, बिरजू ने ही सबको मारा है। मैंने उसे कभी भी मारने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया। ये सुनकर बिरजू के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ता है। जिस इंसान को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वही आज उसे धोखा दे रही है। उसे याद आता है कि उसके 100 बार मना करने के बावजूद आंचल ने उसे जबरदस्ती ये सारे काम करवाए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पुलिस के सामने पकड़े जाने पर आंचल ऐसा दिखावा करती है जैसे वो बिरजू को जानती तक नहीं। सब कुछ जानने के बाद भी बिरजू ये सब स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि आंचल को कोई नुकसान पहुंचे। ये देखकर वीर को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बिरजू किसी भी तरह से आंचल को दोषी ठहराने के लिए राजी नहीं होता। अब पुलिस के पास आंचल को छोड़ देने के अलावा कोई और चारा नहीं था और अब बिरजू को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। बिरजू के ऐसा करने पर प्रज्ञा बहुत हैरान होती है। तब वीर उससे कहता है कि कुछ लोग प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर प्रज्ञा कहती है जैसे कि एक फोन आता है और कोई दूर दराज के गांव में भागा चला आता है। उसकी बात सुनकर वीर थोड़ा हैरान हो जाता है। तब प्रज्ञा कहती है कि सर, सुष्मिता मैडम की आंखों में देखने से ही पता चलता है कि वो आपसे कितना प्यार करती हैं। ये सुनकर वीर थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। इसके बाद वो आधिकारिक रूप से हर्ष को गोद लेकर उसे शहर ले जाने की तैयारी करने लगता है। इस केस को खत्म करके उसने ट्रांसफर के लिए अर्जी दी थी और जाने से पहले वो प्रज्ञा के लिए भी शहर में ट्रांसफर के लिए अर्जी देकर जाता है। घर से निकलते समय उसे सुष्मिता का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा था, मैं अतीत की बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे उस एक तरफा प्यार के आदमी आप ही थे। ये जानकर वीर थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन सुष्मिता ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो उसे अपने मुश्किल भरे जीवन में फंसाना नहीं चाहता था। इससे बेहतर वो हर्ष को लेकर अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकता था। आखिर में हमें आंचल दिखाई जाती है। वो उस फोटो एल्बम को लेकर कोयले की खदान में खड़ी होती है। वहाँ तस्वीरों को पलटते पलटते एक तस्वीर जमीन पर गिर जाती है। आंचल उस तस्वीर को उठाती है तो देखती है कि वो उसकी अपनी तस्वीर है और उस तस्वीर पर भी लाल रंग का क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो क्या अब एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है? और इसी रहस्य के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब क्योंकि सीरीज को एक सवाल के साथ खत्म किया गया है, इसलिए उम्मीद है कि इस सीरीज का दूसरा पार्ट भी आएगा। अगर आपको आज की ये सीरीज अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा कंटेंट लाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।